टाइम टेबल को छोड़ो, ये तो मेरी है ना, इसमें मैं शुरू कर। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों का कल रिप्रोडक्शन प्रजनन कंप्लीट करा दिया था, है ना। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ये हेमिकॉर्डेटा जो है ये आता है आपका सेक्शन सी में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके सेक्शन ए और बी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज से स्टार्ट होगा आपका सेक्शन सी। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हेमिकॉर्डेटा क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस शब्द को हेमिकॉर्डेटा को बीच में से विभाजित कर दूं, इसका विभाजन करूं, तो यहाँ मुझे दो शब्द देखने को मिलेंगे, हेमी एंड कॉर्डेटा। ये हिंदी वाला टर्म थोड़ा हटा देती हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा इतना तो इंग्लिश समझना अब आप लोग। चलिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस हेमिकॉर्डेटा को बीच में से विभाजित किया, तो मुझे इसमें दो शब्द देखने को मिले हैं, हेमी और कॉर्डेटा। जब हम बात करें क्लास हेमी, हेमी मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब आधा। ठीक है, वहीं जब हम बात करें कॉर्डेट, तो कॉर्डेट तो अपने आप में ही कॉर्डेटा है ये। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ हेमिकॉर्डेटा के सदस्य जो होते हैं वो हाफ कॉर्डेट होते हैं। कैसे होते हैं? हाफ कॉर्डेट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, ये आता है कि हाफ कॉर्डेट का मतलब क्या होगा। आप लोगों ने कभी कॉर्डेट के लक्षण जानते हैं? ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से आप किसी भी जंतु को कॉर्डेटा में रखोगे, नॉन कॉर्डेट में नहीं? बता सकते हैं आप लोग? देखिए, इसकी जो सबसे खास बात होती है, कॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ 3 लक्षण माने गए हैं ऐसे जिनके आधार पर आप किसी भी जंतु को कॉर्डेटा में रखते हैं। ठीक है, जैसे उनमें फर्स्ट होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक, थर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है ना, फेरेंजियल गिल स्लिट से मतलब है कि इसमें जो गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स मतलब क्लोम दरारें। ठीक है ना, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्लोम दरारें। ठीक है, तो इसमें गिल स्लिट्स जो होती हैं, चौक नहीं है, अच्छा किसी को बोलो तो जरा चौक भी बोलो। हाँ भाई, जब हम बात करें अपने कॉर्डेटा के बारे में, तो कॉर्डेटा में ये 3 लक्षण ऐसे होते हैं जिनके आधार पर हम किसी जंतु को कॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर फिर से आ जाते हैं, हेमिकॉर्डेटा पर, कि ये हेमिकॉर्डेटा जो होता है क्लास, ये होते हैं हाफ कॉर्डेट, आधे कॉर्डेट माने गए हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉर्डेट के ये 3 जो लक्षण है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो इस हेमिकॉर्डेटा के जो कोई भी साइकिल हो, ठीक है ना, इसकी स्टेज में किसी भी अवस्था में ये जरूर पाए जाते हैं। किसी ना किसी अवस्था में ये 3 लक्षण जरूर पाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए
इसे हम किस में रखते हैं, हेमिक्वाड्रेटा में रखा जाता है, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने इस पर क्वेश्चन पर। हाफ क्वाड्रेट मीन होता है आधे क्वाड्रेट। इसमें हेमिक्वाड्रेटा में जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, सॉरी मतलब नोटोकॉर्ड जो होती है, इसमें प्रिमिटिव टाइप की नोटोकॉर्ड पाई जाती है, प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसमें, ठीक है। प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड से मतलब है बहुत ही प्राथमिक प्रकार की नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। आप लोग से कभी भी कोई पूछता है सॉरी कि आप क्वाड्रेटा के जंतु का कोई भी आप लक्षण बताइए, आपके मन में सीधे एक ही लक्षण आता होगा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आता है ना, ना तो फेरेंजियल गिल्सलेट्स आता होगा ना नर्व कॉर्ड, सीधे नोटोकॉर्ड का ख्याल आता है आप लोगों के मन में, है ना। क्यों आता है, क्योंकि नोटोकॉर्ड इन तीनों में थोड़ा सा अहम रोल प्ले करती है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें प्राथमिक प्रकार की नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इससे पहले के हेमिक्वाड्रेटा संघ के पहले के जितने भी संघ हैं उनमें किसी में भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती थी। नोटोकॉर्ड का पाया जाना कहाँ से शुरू होता है, आपके हेमिक्वाड्रेटा से, ठीक है। तो इसमें हेमिक्वाड्रेटा में जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत प्रिमिटिव टाइप के, बहुत प्राथमिक प्रकार की नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड को हिंदी में भी हम नोटोकॉर्ड इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड जो होती है हेमिक्वाड्रेटा की, उसे हम एक नाम देते हैं। हेमिक्वाड्रेटा की नोटोकॉर्ड को जनरली कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड। क्या कहा जाता है, स्टोमोकॉर्ड के नाम से इसे हम जानते हैं, क्योंकि स्टोमोकॉर्ड मतलब प्राथमिक प्रकार की नोटोकॉर्ड है, ठीक है। ये एक नंबर का आता है कभी कभी कि स्टोमोकॉर्ड किस में पाई जाती है, तो स्टोमोकॉर्ड हेमिक्वाड्रेटा में पाई जाती है, ठीक है। हेमिक्वाड्रेटा में पाई जाने वाली नोटोकॉर्ड को हम स्टोमोकॉर्ड के नाम से जानेंगे, ठीक। ये तो बात रही हेमिक्वाड्रेटा के नाम को लेकर, ठीक है, नाम से ही समझाया है। चलिए इसके हम और लक्षण देख लेते हैं। अब जब हम बात करें क्लास हेमिक्वाड्रेटा की, ठीक है, तो इसके जंतु जो होते हैं वो त्रिकोरिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिकोरिकीय होते हैं। त्रिकोरिकीय मतलब त्रिकोरिकीय मतलब त्रिकोरिकीय मतलब होता है क्लास कि इसमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। क्या होते हैं इसमें, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होंगे वो 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। तो इन तीनों जनन स्तर की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोरिकीय, ठीक। वहीं ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या है, कोई बता सकता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है क्लास कि अगर हम किसी जंतु को एक ही अक्ष से काटे तो वो 2 समान आकार में विभक्त होता हो। तो इस प्रकार की जो सममिति होती है, सिमिट्री जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति। ये हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है ना। चलिए ये ट्रू सीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रू सीलोमेट मतलब गुहिकीय प्रकार के होते हैं। मतलब
देह गुहिकीय का मतलब क्या हो गया क्लास? ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुई चीजें हैं। देह गुहिकीय का मतलब, देखिए जब हम बात करें सीलोमेट के बारे में, आप लोग जानते हैं अगर हम पॉरीफेरा के बारे में बात करें तो द्विजनन स्तर होते हैं, है ना? द्विजनन स्तर में मतलब एपिडर्मल एपिथीलियम बोलते हैं, मतलब डर्मल एपिथीलियम, और अंदर वाले को हम बोलते हैं गैस्ट्रल एपिथीलियम, यही बोलते हैं ना। वहीं इसके बीच में क्या उपस्थित रहता है? मीजोग्लिया भरा रहता है इसमें, यही तो भरा रहता है मीजोग्लिया, ठीक है ना? लेकिन ये हम कब बात कर रहे हैं, मीजोग्लिया कब भरा रहता है? जब जंतु कैसा होगा? द्विजनन स्तर होगा, ठीक है ना, कि उसका शरीर में दो जनन स्तर पाए जाएंगे। अब चूंकि पॉरीफेरा का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें एक्टो एंडो तो होती नहीं है, गैस्ट्रल एपिडर्मिस होती है और डर्मल एपिथेलियम होती है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ी सपाट प्रकार की होती हैं, इसीलिए उनको हम अलग नाम से जानते हैं जनरली। खैर, लेकिन यहाँ पर बात जो चल रही है वो है सीलोमेट को लेकर, मतलब गुहिकीय को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि इस मीजोग्लिया के स्थान पर यहाँ पर तीसरा जनन स्तर का निर्माण हो जाता है, ठीक है? ये तीसरा जनन स्तर कौन सा होगा? मीजोडर्म, ठीक है? ये मीजोडर्म का जब वो होता है, निर्माण होता है, तो यहाँ पर एक गुहा का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सीलोम कहा जाता है। तो ऐसे जंतु जिनमें सीलोम पाया जाता है, एक सच्चा सीलोम पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? देह गुहिकीय जंतु, ठीक है? अंतर पता चल रहा है ना? एक होते हैं कूट गुहिकीय, जिसमें तीसरा जो जनन स्तर होता है, मीसोडर्म जो होता है, वो कहीं कहीं उपस्थित होता है, वो पूरे इसमें उपस्थित ना होते हुए, इन दोनों के बीच में पूरी जगह उपस्थित नहीं होगा, वो कहीं कहीं उपस्थित होता है, लाइक दिस। जैसे ये एक्टो है, दिस इज अ एंडो, तो यहाँ पर ये कूट गुहिकीय में मीजोडर्म की कोशिकाएं जो है वो कहीं कहीं पर उपस्थित होती हैं इस तरह से, ठीक है? जबकि आपके गुहिकीय में, देह गुहिकीय में ये पूरे में एक तीसरा जनन स्तर का निर्माण कर लेती है ना? और इसमें क्या बनाती है? एक गुहा बनाती है जिसे हम सीलोम बोलते हैं, ठीक है? तो इस सीलोमेट का मतलब समझ में आया, देह गुहिकीय का? चलिए, समझ में आ रहा है ना सेकेंड ईयर? जवाब तो दे दिया करें। हेमिक्वाड्रेटा के जंतु जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं, मतलब समुद्र में रहने वाले जंतु होते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं, ठीक है? बिल बनाकर रहते हैं, बाह्य कंकाल एब्सेंट होता है। बाह्य कंकाल का मतलब समझते हैं ना आप लोग? एक्सोस्केलेटन का मतलब ऐसा कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता है उसे हम बाह्य कंकाल बोलते हैं। तो हेमिक्वाड्रेटा में बाह्य कंकाल का अभाव होता है, उसमें एब्सेंट होता है। उपांग, उपांग भी इसमें एब्सेंट होते हैं। उपांग मतलब अपेंडेजेस, जैसे हाथ पैर जो आपने देखते होंगे ना, आप लोगों ने प्रॉन देखा होगा, उसमें अपेंडेजेस बहुत शानदार दिखाए जाते हैं, प्लियोपोड्स, चीलेट लेग्स, नॉन चीलेट लेग्स, है ना? तो ये सब उपांग होते हैं ना, तो इनमें उपांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें पोषण फिल्टर फीडर प्रकार से होता है। अनेक जोड़ी गिल
खांचे पाई जाती हैं। भाई गिल स्लिट्स तो पाई जाती हैं, लेकिन गिल स्लिट्स के साथ में इसमें क्या उपस्थित होती है, कई जोड़ी गिल खांचे, ठीक है ना, इसमें ग्रूव उपस्थित होते हैं जिनमें गिल उपस्थित होगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये कैरेक्टर्स। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त होता है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। कितने भागों में विभक्त रहता है इनका शरीर? 3 भागों में। ऊपर वाले पोर्शन को प्रोबोसिस कहते हैं, कॉलर एंड ट्रंक। इसका बकायदा डायग्राम बनेगा बाद में, ठीक है, तब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 पोर्शन बताए गए हैं। गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय से मतलब है गैसेस का आदान प्रदान, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर आना, ये क्या है? गैसीय विनिमय। वो कहां से होता है? ये होता है देह सतह से, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र, खुले प्रकार का होता है। प्रजनन जो है वो लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से होगा। निषेचन बाह्य प्रकार से होता है, बाह्य प्रकार का होता है, ठीक है। अब रुकते हैं यहाँ पर। निषेचन बाह्य प्रकार से का मतलब क्या है? हाँ, ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता हो, ठीक है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अब फिर से रुकते हैं। अप्रत्यक्ष प्रकार मतलब अप्रत्यक्ष मतलब बताएं बताएं। हाँ, सेकेंड ईयर कुछ आया है मैम, मैं भी देख लूं जरा। हाँ मैम, फिल्टर नीडर का मतलब क्या है? फिल्टर फीडर बेटा, फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर का मतलब हो जाता है, यहाँ पर बता देती हूँ अभी थोड़ी देर में, है वो भी बताऊंगी, अभी चिंता ना करें। पहले मुझे परिवर्तन का मतलब बताओ, अप्रत्यक्ष का मतलब नहीं पता। देखो, जब हम बात करते हैं क्लास परिवर्धन के बारे में, समझना ये टर्म आपको आगे भी काम आएंगे। आपके में बकायदा पूरा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन वो आपको खुद को करना है, ठीक है। देखो, परिवर्धन 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष परिवर्धन आप लोगों ने जनरली देखा होगा, किसी भी कीट की मानकर चले, इंसेक्ट, इंसेक्ट समझते हैं ना, कीट, कीट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कुछ ऐसे होती है। एग, अंडे, अंडे में से हैचिंग की प्रोसेस होगी, हैचिंग मतलब स्फुटन, ठीक है। स्फुटन के बाद क्या निकलता है? लार्वा, लार्वा निकलता है ना अंडे में से, लार्वा में से प्यूपा निकलता है, प्यूपा से फिर एडल्ट बनता है। अब इसे हिंदी में भी थोड़ा रूपांतरित कर देती हूँ। अंडे, अंडे में से स्फुटन हुआ तो लार्वा बना, लार्वा से बाद में प्यूपा बनेगा, प्यूपा को प्यूपा ही बोलते हैं हम, और उससे बाद में वयस्क में निर्मित होता है निर्माण, ठीक है। तो इसमें ये पूरी लाइफ साइकिल है, कहीं पर भी कुछ चीज, कोई भी स्टेप, कोई भी अवस्था छोड़ी नहीं गई है ना। तो इस प्रकार का जब डेवलपमेंट हो, परिवर्धन होता है,
ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। ठीक है, लेकिन किसी किसी कीट में उसमें क्या होता है, अंडे होते हैं, अंडे में से मैं अभी बात को थोड़ा सा ठीक करूंगी, पहले अभी इतना समझना इसी से रिलेटेड। अंडे में से क्या होगा, हैचिंग की प्रोसेस, स्फुटन होगा, स्फुटन से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। अब लार्वा में से प्यूपा को छोड़ दिया जाए, ठीक है, या मैं ये कहूं कि लार्वा कहूं या फिर प्यूपा, इनमें से एक अवस्था मान लो आप, ठीक है, लार्वा या प्यूपा में से, एग में से बनने वाला या तो प्यूपा बनेगा या लार्वा बनेगा, और उसके बाद एडल्ट का निर्माण होता है। एडल्ट मतलब वयस्क, ठीक है, वयस्क का निर्माण हो गया। अब कहने की बात यह है कि यहाँ पर इनमें से हमने एक साइकिल छोड़ दी, एक अवस्था छोड़ दी हमने, ठीक है, कौन सी अवस्था, जनरली लार्वा अवस्था, ठीक है। तो ऐसा परिवर्धन जिसमें स्फुटन के बाद अंडे में से निम्फ का निर्माण होता है, ठीक है, और निम्फ से क्या बनता है आपका, वयस्क बनता है, एडल्ट बनता है। तो इस प्रकार का परिवर्धन आपका प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। अब अपनी बात को बहुत सिंपल अल्फाजों में बता देती हूँ। कोई भी आपसे पूछता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर, तो प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट समझना इसको, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट, ठीक है। अब समझना, यहां हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट में अंडे में से डायरेक्ट निम्फ बनता है और निम्फ से एडल्ट का विकास होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में अंडे में से निम्फ, निम्फ को हिंदी में अर्भक बोला जाता है, अर्भक, क्या बोलते हैं इसे हम हिंदी में, अर्भक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें निम्फ, इसमें अंडे में से डायरेक्ट निम्फ बनता है और निम्फ से फिर एडल्ट का विकास होता है। तो कहने की बात यह है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था जो है वो नहीं पाई जाती, ठीक है, जबकि आपकी इनडायरेक्ट अवस्था में इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये इसमें डिफरेंस होता है। कोई भी आपसे पूछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर, ठीक है, तो प्रत्यक्ष डेवलपमेंट में उसमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है, और जबकि अप्रत्यक्ष में लार्वा अवस्था पाई जाती है। यही इसका एक मेन वो है डिफरेंस, ठीक है। इसे आप कहीं भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। डायरेक्ट डेवलपमेंट आप ऐसे मान के चलें, डायरेक्ट मतलब कोई चीज डायरेक्ट बन रही है, इसमें बीच में इन्होंने एक स्टेज, एक अवस्था छोड़ रखी है, मतलब लार्वा अवस्था को छोड़ दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो प्रत्यक्ष परिवर्धन है उसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है, जबकि अप्रत्यक्ष में आपकी लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ बात कही गई है कि इसमें परिवर्धन जो है, डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष प्रकार का है, मतलब इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सेकेंड ईयर? हाँ, उस बेचारे का भी तो वो देना है मुझे आंसर। हाँ बेटा, भी बताती हूँ मैं तुम्हारे का भी आंसर। वैसे समझ में आया इसका मतलब ना? देखें, जब हम बात करें अप्रत्यक्ष के बारे में तो इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इनके लार्वा जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टोर्नेरिया लार्वा। क्या कहा जाता है? टोर्नेरिया लार्वा कहा जाता है, ठीक है। आप कभी भी अब ये चीज देखें ना कि इसमें टोर्नेरिया लार्वा या किसी भी प्रकार का लार्वा उपस्थित है, इट मीन्स इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, ठीक है। पहली बात। अब पिंटू का सवाल था कि फिल्टर फीडर मतलब क्या होता है, तो बेटा फिल्टर फीडर का मतलब होता है कि ये अपना जब पोषण ग्रहण करते हैं ना तो उस वक्त सेलेक्टिव हो जाते हैं।
सेलेक्टिव मतलब थोड़े निस्पंदक टाइप के हो जाएंगे कि उसमें वो उनसे क्या चीज टेक करनी है, क्या चीज खानी है, सिर्फ उसी को अपने शरीर के अंदर आने देते हैं, बाकी सबको अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है उसे हम फिल्टर फीडर बोलते हैं। अब क्लियर है बेटा? पिंटू समझ में आया बेटा? यस, गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम। कहाँ गए? इनका शरीर जो होता है वो खंडित नहीं होता। इनका शरीर जो है वो कैसा होता है? खंडित नहीं होता है। ठीक है, शरीर में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रोसोम, सेकेंड इज मीसोसोम एंड थर्ड इज मेटासोम। ठीक है, अच्छा सेकेंड ईयर जरा आप लोग रीजन कीजिए प्लीज।